साइंस विज्ञान के इस वंडरफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इन आँखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं या देख सकते हैं या अपने आसपास सराउंडिंग्स में जो कुछ भी फील कर रहे हैं वह या तो मैटर है या एनर्जी है। नेचर के ये दो ही कंपोनेंट हैं, मैटर एंड एनर्जी। नेचर में अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है या तो वह मैटर है या फिर एनर्जी है। और साइंस विज्ञान का मतलब ही है स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स वेज, यानी नेचर क्या है, नेचर कैसे काम करती है। स्टडी ऑफ नेचर मीन्स स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शंस बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। आज हम स्टडी करेंगे मैटर की दो वंडरफुल प्रॉपर्टीज की। मैटर की दो वंडरफुल प्रॉपर्टीज हैं मास एंड चार्ज। क्लास 11 में हमने मैटर की पहली प्रॉपर्टी यानी मास को स्टडी किया। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में इस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ एस्टेब्लिश किया। आज हम स्टडी करेंगे मैटर की दूसरी वंडरफुल प्रॉपर्टी की यानी चार्ज की, जो मास से भी ज़्यादा वंडरफुल है, डबल वंडरफुल है। क्यों? क्योंकि मैटर यानी पार्टिकल्स की इस प्रॉपर्टी की वजह से ही अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ रिपल्सिव फोर्स भी अराइज होती है। ओनली अट्रैक्टिव फोर्स arises between objects due to mass, but due to charge both attractive as well as repulsive forces arise that can be felt or observed very easily in day-to-day life. आप सभी ने कभी न कभी फ्रिक्वेंटली मैटर की इस वंडरफुल प्रॉपर्टी चार्ज को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा और इसे अपनी गेम्स व प्ले फॉर्म में भी यूज़ किया होगा। वो कॉम तो आपको याद ही होगा जो स्मॉल पेपर पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। जब आप उसको अपने हेयर से रब करने के बाद पेपर के छोटे छोटे पीसीज को पिक करने की ट्राई करते थे। कॉम के अलावा प्लास्टिक पेन या प्लास्टिक स्केल से भी यह एक्टिविटी हम इजीली कर सकते हैं। बलून को किसी रफ सरफेस के साथ रब करने के बाद जो मैजिक होता है वह करने में तो सभी ही मैजिशियंस हैं। बलून कैसे हेयर को, क्लोथ्स को या पानी को कैसे अट्रैक्ट करता है यह देखना काफी फन से भरा है। कई एनिमल्स को भी आपने देखा होगा जो अजीब अजीब चीजें अपनी रफ स्किन या हेयरी स्किन के साथ चिपकाकर घूमते रहते हैं। और सबसे ज्यादा थ्रिलिंग इंसिडेंट जो चार्ज का मैजिक है वो आप बताओ। मोस्ट थ्रिलिंग इंसिडेंट, थंडर और लाइटनिंग। तो आज हम सभी इन सभी मैजिक्स के पीछे की साइंस को जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड।
और पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे वो सभी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के ही एग्जाम्पल हैं, या फिर कहें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल है। द इलेक्ट्रिसिटी developed in the bodies when they are rubbed with each other is called frictional electricity, and the bodies which acquire the power of attracting lighter bodies are said to be electrified or charged with electricity. चीज़ों को आपस में रब करने के बाद उनमें एक मैजिकल प्रॉपर्टी डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती हैं। एक आम इंसान को, जिसको साइंस का ज़्यादा नहीं पता है, चार्ज का ज़्यादा नहीं पता है, उसको लगेगा कि इन चीज़ों को रब करने के बाद इनमें एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई, जिसको आज हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। आपस में रब करने के बाद जब चीज़ों में, बॉडीज में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की पावर डेवलप हो जाती है, तब हम उन ऑब्जेक्ट्स को चार्ज्ड कहेंगे, या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो गई हैं। These objects are said to be electrified or charged with electricity. Because the charge acquired by the body doesn't flow from one part of body to the other part. Hence, frictional electricity is also known as static electricity. चीज़ों को आपस में रब करने से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो तब तक बॉडी के आउटर सरफेस पर सस्टेन करेगा जब तक उस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाया जाता। तब तक चार्जेस ऑब्जेक्ट्स के आउटर सरफेस पर रिसाइड करेंगे। मतलब चार्ज तब तक रेस्ट में रहेंगे आउटर सरफेस पर जब तक वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते। तो इसीलिए हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। स्टैटिक वर्ड का मतलब ही है एट रेस्ट, और यहाँ पर क्या चीज़ रेस्ट में रहेगी? चार्ज रेस्ट में रहेगा, चार्ज एट रेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise to electric force of attraction or repulsion between various objects. यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब है वो सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स जिससे मैटर यानी एटम्स बने हैं, जो कि हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये मैटर की एक परमानेंट प्रॉपर्टी है जो हमेशा मैटर के साथ रहेगी। यह कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी नहीं है जो मैटर कहीं बाहर से एक्वायर करेगा। ये हमेशा ही मैटर के साथ रहेगी। कोई भी पार्टिकल चाहे किसी भी लोकेशन पर किसी भी फिनोमिना में इन्वॉल्व हो, यह प्रॉपर्टी उसके साथ वैसे ही रहेगी जैसे कि मास,
और इस प्रॉपर्टी की वजह से यानी चार्ज की वजह से दो टाइप का फोर्स अराइज हो सकता है, या तो वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या फिर रिपल्सिव नेचर का होगा, जबकि मास की वजह से सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही अराइज हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, इसमें से इसके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है कूलम, जिसको हम आगे चलकर डिफाइन भी करेंगे। A proton has a positive charge and an electron has a negative charge, where E is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। प्रोटॉन पर चार्ज का अमाउंट होगा प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का अमाउंट होगा माइनस ई। यहाँ जो क्वांटिटी ई है इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कह सकते हैं। इट मीन्स स्मॉल ई रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्री चार्ज विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स वर्ड का मतलब है एट रेस्ट। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the study of electric charges at rest. Here we study the forces, fields and potentials associated with static charge. Static charges means charges at rest. यदि चार्ज डायनेमिक चार्ज हो, मतलब चार्ज मूव कर रहा हो, तो उसकी स्टडी अगर हम करें तो फिर फिजिक्स की उस ब्रांच को कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज की स्टडी करेंगे जब वो रेस्ट में होगा, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्ज की स्टडी करेंगे जबकि वो मोशन में होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें चार्ज की इसी में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें चार्ज का मैजिक यूज़ होता है। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाउड स्पीकर्स हैं, पेंट्स हैं, पाउडर कोटिंग्स हैं, चिमनीज हैं, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जीरोस्कोपिंग मशीन है, फोटोस्टेट की मशीन है। इन सभी में कहीं ना कहीं चार्ज का इम्पोर्टेंट रोल है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसमें हम पेंट को चार्ज कर देते हैं और जिस सरफेस पर पेंट करना हो उसको अपोजिटली चार्ज कर देते हैं ताकि जो पेंट है वो अपोजिटली चार्ज सरफेस पर इजीली स्टिक हो जाए। जीरोस्कोपी मशीन में भी हम क्या करते हैं, जो ब्लैंक पेपर है उसको चार्ज कर देते हैं और इंक को भी जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होती है उसको भी अपोजिटली चार्ज कर देते हैं ताकि जो इंक है वो चार्ज्ड पेपर पर सही जगह पर बिल्कुल सही पॉइंट पर अट्रैक्ट हो जाए और वहीं पर ही परमानेंटली सेट हो जाए। जीरोस्कोपिंग मशीन की डिटेल्ड वर्किंग और
चार्ज बेस पेंटिंग की डिटेल प्रोसेस आप यूट्यूब पर ज़रूर सर्च करना। जो टेलीविज़न सेट्स पहले यूज़ किए जाते थे घरों में या अन्य दुकानों या कमर्शियल प्लेसेस पर, उनमें भी चार्ज पार्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। आजकल तो सभी के घरों में सभी जगह एलईडी मॉनिटर हैं, तो जिनमें कैथोड रे ट्यूब होती ही नहीं है। वो लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले टेलीविज़न थे, मॉनिटर्स थे, कंप्यूटर मॉनिटर्स, उन सभी में ही चार्ज पार्टिकल का बहुत बड़ा रोल रहता है या को रहता था। इसकी भी डिटेल वर्किंग आपको यूट्यूब पर ज़रूर मिल जाएगी या आने वाले चैप्टर्स में भी हम इसको लिंक करके पढ़ेंगे। रेडार, ये भी बहुत ही एडवांस्ड कहो या फिर सिंपल कहो, ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का बहुत बड़ा रोल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और इस स्टेटमेंट को हम एक एक्टिविटी से एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। हम एक्टिविटी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि चार्ज दो ही तरह का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। कोई तीसरी तरह का चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको हम एक एक्टिविटी से वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको अलग से सेंड कर दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आप वो लिंक देख सकते हो। Like charges repel each other and unlike charges attract each other। ये भी बहुत ही सिंपल फैक्ट है जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ईजिली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट्स पर सेम चार्ज है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है या फिर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। और जो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज़ नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। The property which distinguishes the two kinds of charges is called the polarity of charge। मतलब चार्ज की दो पोलैरिटी हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव पोलैरिटी होगी या फिर नेगेटिव पोलैरिटी होगी। प्रोटॉन पर जो चार्ज की पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की पोलैरिटी है वो नेगेटिव है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनमें हमें पता चलेगा कि किस केस में किस पोलैरिटी का चार्ज डेवलप होगा। जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम ग्लास रोड और सिल्क रोड को आपस में रब करते हैं तो हम पाएंगे कि ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जो सिल्क क्लॉथ हमने यूज़ किया है ग्लास रोड को रब करने के लिए, उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसी तरह अगर हम कैट स्किन और एबोनाइट रोड को आपस में रब करें तो भी आप पाओगे
कि कैट स्किन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और एबोनाइट रोड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इन द सेम वे वूलन क्लॉथ गेट्स पॉजिटिव चार्ज and amber road gets negative charge when these both are rubbed with each other। ऐसे हमारे पास और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं और हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट को अगली ऑब्जेक्ट के साथ रब किया जाएगा तो सीरीज में जो ऑब्जेक्ट पहले होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और जो बाद में होगी उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जैसे कि ये एक सीरीज है 16 ऑब्जेक्ट्स की बनाई हुई है, तो इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 5 और 6 को कंसीडर करें, मतलब कॉटन और पेपर को आपस में रब करेंगे तो कॉटन पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इस सीक्वेंस में आगे है और पेपर पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये सीक्वेंस में पीछे है। इसी तरह अगर हम पेपर और सिल्क को कंसीडर करें तो अब पेपर पर पॉजिटिव चार्ज होगा और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये भी सीरीज चार्ज की पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है। Ebonite rod is a rod made by special vulcanized rubber. When rubbed with animal fur, it gets charged and negative charge remains in the rod. Fur gets positive charge. Fur is a thick growth of hair that covers the skin of many animals. Amber, a hard, transparent, yellowish-brown substance, is fossilized tree resin. Amber is used in jewelry. एम्बर एक रेजिन है जिसको फॉसिल्स के फॉर्म में हम रखते हैं स्टोर करके ज्वेलरी जैसी डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने के लिए। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें ट्री रेजिन शो किया हुआ है। ये गम की तरह सब्सटेंस है जो कि ट्रीज से नेचुरली सिक्रेट होता है। और अगर ये काफ़ी पुराना है, इसको काफ़ी लंबे समय से हमने स्टोर करके रखा हुआ है फॉसिल्स की फॉर्म में, तो इसको हम एम्बर कहेंगे, जो देखने में बहुत ही डेकोरेटिव लगेगा और इसका अंगूठी या दूसरी ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात जो हमें नोट करनी है चीज़ों को आपस में रब करते हुए, मेटल शुड बी होल्ड with some insulated material, cloth or paper while rubbing with other body. Otherwise, charge developed on metal surface immediately goes to earth through your conducting body. अगर हमें मेटल पर चार्ज को ऑब्जर्व करना है, यूजली हम प्लास्टिक की रोड यूज़ करते हैं या फिर एबोनाइट रोड यूज़ करते हैं, ग्लास रोड यूज़ करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ रब करने के लिए। लेकिन अगर हम मेटल की रोड यूज़ करें तो हम एक प्रिकॉशन रखनी है कि मेटल की रोड को डायरेक्ट
हाथ से नहीं पकड़ना है, किसी इंसुलेटेड मटेरियल की हेल्प से रोड को पकड़ना है ताकि मेटल के सरफेस पर जो चार्ज प्रोड्यूस हो वो हमारी बॉडी में से कंडक्ट ना हो जाए टू द ग्राउंड। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही मेटल पर चार्ज डेवलप होगा वो सारा चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा और हमें अट्रैक्टिव नेचर रोड की फील ही नहीं होगी, मेटल रोड की। वो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल बिल्कुल नहीं करेगी। इस तरह की रोड जिसको हमने बिना किसी इंसुलेटेड मटेरियल की हेल्प से रब किया हो। ये भी हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल है कि अगर बलून को हेयर के साथ रब किया जाए तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पर, हेयर पर और बलून में दोनों ही पर अपोजिट चार्ज डेवलप होगा जिससे एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करने लगेंगे। इस पिक्चर में क्या बता सकते हो कि इन कैट्स के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट्स, वाइट ऑब्जेक्ट्स कैट की स्किन के साथ चिपक गए हैं। ऑब्वियसली कैट की स्किन पर जरूर पहले से कोई चार्ज होगा जिसकी वजह से कैट की स्किन पर ये सब चीज़ें चिपक गई हैं। लेकिन इसमें कैट को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी ये चार्ज सराउंडिंग्स में लीक हो जाएगा एयर में और कैट को इन फॉरेन ऑब्जेक्ट से छुटकारा मिल जाएगा। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कैसे डिसाइड होता है कि आपस में रब करने के बाद किस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और किस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जब दो चीज़ों को आपस में रब करें तो कभी एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव आ जाए दूसरी पर नेगेटिव, और जब अगली बार उन्हीं दो चीज़ों को रब करें तो अब और ही को उल्टा चार्ज आ जाए, मतलब जिस पर पहले पॉजिटिव चार्ज आया था उस पर नेगेटिव आ जाए और जिस पर पहले नेगेटिव आया था उस पर पॉजिटिव आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है, वो अब हम इस टॉपिक में जानेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एटम से ही बनी है और एटम बना है चार्ज पार्टिकल से, मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, वो प्रोटॉन के साथ एटम के सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। जितने प्रोटॉन हैं न्यूक्लियस के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं न्यूक्लियस के बाहर। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज है।
क्योंकि प्रोटॉन पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है, सिर्फ चार्ज की पोलैरिटी अलग है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। चाहे उनके मास में कितना भी बड़ा डिफरेंस हो, लेकिन दोनों पर चार्ज का अमाउंट सेम है, प्लस ई प्रोटॉन पर माइनस ई इलेक्ट्रॉन पर। तो एज अ होल जो एक एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न होगा कि इस ऑब्जेक्ट्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा चुके हैं। एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं तो ऑब्वियस है कि एटम के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, क्योंकि फिर प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएंगे। प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के जाने के बाद तो उससे एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और अगर बाहर से कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएं जिससे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, प्रोटॉन उतने ही रहे, तो उससे एटम पर नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप होगी। और इस अगर एटम पर चार्ज आ गया तो मतलब ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ गया। एक इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि हम एटम में से सभी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। हम एटम में से सिर्फ कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स को ही बाहर निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो थोड़ा और डिफ़िकल्ट होगा। 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा निकालना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल काम है। और डेली लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि चीज़ों को रब करने से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, 3 से ज़्यादा निकल जाएं। एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स सेम अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे न्यूक्लियस के साथ। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोज होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे, जिनको हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, वो बहुत ही कम अट्रैक्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को एटम से निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा, जिनको हम लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही वीकली बाउंड है, लूजली बाउंड है। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिलेगी? फ्रिक्शन से। जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी दोनों सरफेस के बीच में, और वो हीट एनर्जी ईजली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को
आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एटम में से एस्केप करवा देगी, जिससे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन सब लूज हो गए हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर चले जाएंगे, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये कैसे डिसाइड होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन सी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी? जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी होगा, तो वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, तो उस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पहले ही ऑब्जेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे आफ्टर रबिंग। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने के लिए। और जो एनर्जी चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम कहेंगे वर्क फंक्शन। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स का या कहो कुछ एटम्स का वर्क फंक्शन कम होगा और कुछ का ज़्यादा होगा। इनर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि हम सिंपल फ्रिक्शन से या सिंपल रब करने से अचीव नहीं कर सकते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए अलग टेक्निक्स हैं। और न्यूक्लियस के साथ तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकालना या डालना, न्यूट्रॉन को निकालना या डालना कोई इजी काम नहीं है। तो ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करना एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, मतलब कि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, वो भी आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जब भी ऑब्जेक्ट्स को चार्ज किया जाएगा तो उसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट रहेंगे, मतलब इंटैक्ट रहेंगे। इनर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने के लिए। और न्यूक्लियस तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिफिकेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाना ज़रूरी है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ही पॉसिबल है। बिना किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के न्यूक्लियस में से प्रोटॉन्स को निकालना या डालना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट्स को जब भी चार्ज करना होगा, इलेक्ट्रीफाई करना होगा, तो हम सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ही या तो एटम में ऐड करेंगे या एटम में से निकाल लेंगे। प्रोटॉन के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। The electrons of the outer shell of an atom are loosely bound to the nucleus। क्योंकि सेपरेशन ज़्यादा है आउटर इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो लेस अट्रैक्शन फील करेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इसलिए वो लूजली बाउंड होंगे। जो क्लोज होंगे न्यूक्लियस के तो ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, वो टाइटली बाउंड होंगे, उनको रिमूव करना एटम में से ईजी नहीं होगा। The energy required to remove an electron from the surface of a material is called
its वर्क फंक्शन। एक इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है वर्क फंक्शन। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जिस एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं वो एटम फ्री एटम नहीं है, आइसोलेटेड एटम नहीं है, वो अपने आसपास के दूसरे एटम के साथ मेटेलिक बॉन्ड बनाए हुए है। मतलब कि वो जो एटम है वो किसी मटेरियल के सरफेस में ही अटैच्ड है, सरफेस में ही लाई कर रहा है। वो कोई आइसोलेटेड एटम नहीं है जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन को हमें एक ऐसे एटम में से निकालना है जो दूसरे एटम्स से भी सराउंडेड है, मतलब कि उस पर आसपास के दूसरे एटम्स का भी इन्फ्लुएंस है। अगर आइसोलेटेड एटम होता फिर तो हम वर्क फंक्शन की जगह एक डिफरेंट टर्म यूज़ करते जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। When two different bodies are rubbed against each other, electrons are transferred from the material with lower work function to the material with higher work function. जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा उसी के इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल पाएंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे मटेरियल के पास जिसका वर्क फंक्शन कंपैरेटिवली हायर है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, some electrons are transferred from glass rod to silk। मतलब कि ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी और वो इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के एटम्स में ऐड हो जाएंगे, सिर्फ सरफेस वाले एटम्स में। द ग्लास रोड develops a positive charge due to deficiency of electrons। डेफिशिएंसी हो जाएगी ग्लास रोड में, कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस पर पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप होगी चार्ज की। while the silk cloth develops an equal negative charge due to excess of electrons। सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज होगी, नेगेटिव पोलैरिटी होगी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होने की वजह से। अब कुछ बातें नोट करनी है। द कॉज ऑफ चार्जिंग इज द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर ड्यूरिंग रबिंग। प्रोटॉन्स आर नॉट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग रबिंग। प्रोटॉन्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे क्योंकि उनको न्यूक्लियस में से बाहर निकालने के लिए, एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो डेली लाइफ में हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। वो एनर्जी तो सिर्फ किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में या न्यूक्लियर रिएक्शन में ही प्रोवाइड की जा सकती है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन of objects is an electronic phenomenon. It is not nuclear phenomena. The material with lower work function loses electrons and becomes positively charged. As an electron has a finite mass, therefore, there always occurs some change in mass during charging. The mass of a positively charged body slightly decreases due to loss of some electrons. The mass of a negatively charged body slightly increases due to gain in some electrons। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करके चार्ज किया जाएगा
तो जो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, उसका मास स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। और इलेक्ट्रॉन्स का चाहे नेग्लिजिबल मास हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मास था जो कि लूज हो गया है। तो उस वजह से उस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव मास की कमी हो जाएगी, उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। और जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उसका मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन में ऑब्जेक्ट्स का मास भी चेंज हो सकता है, चाहे वो नेग्लिजिबली क्यों ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Conductors, the substances through which electric charge can flow easily, are called conductors. They contain a large number of free electrons which make them good conductor of electricity. Metals, human and animal bodies, graphite, acids, alkalis, these are conductors. कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज को तभी कंडक्ट करेगी जब उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी ऑब्जेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट में चार्ज का फ्लो इजीली हो सकता है बिना किसी अपोजिशन के या कम अपोजिशन के। Insulators, the substances through which electric charges cannot flow easily, are called insulators. In the atoms of such substances, electrons of the outer shell are tightly bound to the nucleus. Due to the absence of free charge carriers, these substances offer high resistance to the flow of इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। इंसुलेटर्स में क्या होगा कि जो एटम्स हैं उसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स तो टाइटली बाउंड है ही है, साथ में आउटर इलेक्ट्रॉन्स भी टाइटली बाउंड है, जिनको एटम में से निकालना इजी नहीं होगा। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो चार्ज का मूव करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इंसुलेटर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम। एग्जाम्पल है इंसुलेटर्स की जो ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं, लाइक ग्लास, डायमंड, पोर्सलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, माइका, ये सभी इंसुलेटर्स हैं। इनमें से चार्ज फ्लो करना पॉसिबल नहीं है। अर्थिंग एंड सेफ्टी। हमें पता है कि अर्थ एक गुड कंडक्टर है। अर्थ के कांटेक्ट में जब भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट आएगी तो उस ऑब्जेक्ट के सभी इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑब्जेक्ट के सरफेस पर हैं, वो ग्राउंड में मूव कर जाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है तो ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर आ जाएंगे, ताकि सरफेस के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएं। When a charged body is brought in contact with the earth, its entire charge passes to the ground in the form of a momentary current. और कितना टाइम लगेगा चार्ज को फ्लो करने में ऑब्जेक्ट टू अर्थ और अर्थ टू ऑब्जेक्ट? सिंगल मोमेंट, एक ही मोमेंट में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। द प्रोसेस
in which a body shares its charge with the earth is called grounding or earthing। यहाँ पर दो केस पॉसिबल्स हैं। एक केस है कि ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है पहले से, और दूसरा केस है कि ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज है पहले से। अगर ऑब्जेक्ट पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो जब उसको ग्राउंड के कांटेक्ट में लाया जाएगा, ये जो आप सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल ये शो कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया हुआ है ग्राउंड के साथ किसी कंडक्टिंग वायर की हेल्प से। तो इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है अर्थ के साथ थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर और कनेक्टिंग वायर। तो इस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो क्या होगा कि अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर मूव कर जाएंगे। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ओवरऑल ऑब्जेक्ट पर 0 चार्ज होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट? जितने इलेक्ट्रॉन्स की इसमें डेफिशिएंसी होगी, मतलब जितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही चार्ज के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर एक अपोजिट केस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट की सरफेस पर। तो जब उसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द अर्थ थ्रू कंडक्टिंग वायर। कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे? जितने एक्सेस में होंगे, ताकि ऑब्जेक्ट के जो एटम्स हैं वो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ग्राउंड है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकती है और दे भी सकती है। इलेक्ट्रॉन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकती है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकती है आइडियली।